ठीक है, नहीं कहता हूं। ठीक है सर, मैं आता हूं, राघवेंद्र जी आता हूं। जेपी पांडे साहब, दरअसल हमारे साथ बीएसपी के नेता भी मौजूद हैं, वो भी आपसे सवाल पूछेंगे, गौरव रघुवंशी साहब, कि भाई कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण पहले किया था क्या? अब आप अंबेडकर जी के जन्मस्थली जा रहे हैं आपके नेता, ये सब पहले समाजवादी पार्टी ने किया था क्या? कुंदन जी, भारत में या स्पेशली उत्तर प्रदेश में जो समाजवाद की लड़ाई है उसको दलित चेतना से पृथक नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप थोड़ा भी भारत की शास्त्रीय परंपरा का ज्ञान होगा, कोई ये विचार करे कि आखिर दलितों पिछड़ों को सामाजिक न्याय के या आरक्षण की बैसाखी की जरूरत क्यों पड़ी, तो जो भी ग्रामीण भारत में निषेध नियंत्रण के प्रावधान है वो दलितों पे, पिछड़ों पे लगभग बराबर रूप से सामंती ताकतों द्वारा, मनुवादी सोच द्वारा आरोपित किया जाता है। तो लड़ाई हमारी साझी रही है। बाबा साहब ने, मैं तो बाबा साहब के प्रति मेरा और आदर बढ़ गया, मैं जब 1940 में उन्होंने साफ साफ कहा था कि हमें हिंदू राष्ट्र बनने से रोकना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की ये ताकतें अगर आ गई तो दलितों पिछड़ों पे अत्याचार होगा। और 2023 में बैठ के हम जब एनसीआरबी का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में पढ़ते हैं पिछले 3 साल से, तो ये इत्तेफाक नहीं है। उस महामानव की सोच पे हम उनको एक बार फिर प्रणाम करते हैं। तो हमारी जो लड़ाई है मित्र, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर की रहे हो, डॉक्टर लोहिया की रही हो, नेताजी की रही हो, या दलित महानायक जो रहे हो, जो ज्योतिबा फुले रहे हो, पेरियार रहे, एक साझी लड़ाई है। इसमें खाई कैसे आ गई? हाँ, ये जहां तक सवाल है कि सपा को अगर बसपा से आप कह रहे हैं, पांडे साहब चुनाव के वक्त दलित याद आए। पांडे साहब दिक्कत ये, पांडे साहब अब लड़ाई लड़िए, लेकिन दिक्कत यह है कि चुनाव नजदीक आने के बाद जब लड़ाई शुरू होती है तो उसका मकसद साफ तौर पर दिखाई देता है कि चुनावी फायदे के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। तो ये आप इंश्योर कीजिए ना, ये साफ तौर पर बताइए उत्तर प्रदेश की जनता को, दलितों को, कि ये सिर्फ चुनाव में वोट हासिल करने की लड़ाई नहीं है। नहीं, ये लड़ाई वोट की है ही नहीं है। वास्तव में तो जो भी गरीब है इस व्यवस्था में, जो मोदी जी की सरकार आई है, इसमें 2300 किसान प्रतिदिन भूमिहीन हो रहा। भूमिहीन होने वालों में दलित पिछड़े ज्यादा हैं। 115 दिहाड़ी मजदूर प्रतिदिन आत्महत्या कर रहा है, 21 किसान कर रहा। उनका अगर सामाजिक समीकरण देखेंगे तो अति पिछड़े और दलित ज्यादा है। तो ये लड़ाई तो कई दृष्टि से है। एक तरफ 102 से 166 अरबपति बन जाते हैं, देश की हाशिए की 50% आबादी के पास देश की संपत्ति का 4% है। ये तो कुछ नमूना बता रहा हूं इनके रामराज का। तो जाहिर है कि अब ये जो नई उदारवादी नीति है, इसमें हमारा आरक्षण खत्म किया जा रहा है, अस्थायी पद खत्म किए जा रहे हैं, आउटसोर्स की भट्टी में दलित पिछड़े युवाओं को झोंका जा रहा है। तो ये लड़ाई बाजारवाद के अभिशाप से जो पैदा हुई है, जो हमारा हकूक छीना जा रहा है, उसके खिलाफ भी है। और समाजवाद और दलित चेतना में खाई मनुवादी लोग जो पैदा करना चाह रहे हैं वो कभी पूरा नहीं होगी। हम पे तो समान रूप से अत्याचार किया जाता है। और अभी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो थोड़ी बहुत जमीनें दलित भाइयों की थी, वो भी डीएम साहब के आदेश को रद्द कर दिया जाएगा। अब जमीनें भी हड़प ली जाएंगी। पहले तो थोड़ा बहुत, ठीक है, दलितों की जमीन को नहीं ले सकते। गौरव रघुवंशी, मैं जानना चाहता हूं कि ये जो समाजवादी पार्टी जो कोशिश कर रही है दलितों के वोट के लिए, दलितों को अपने साथ जोड़ने के लिए और दलितों के लिए काम करने की जो बातें कह रही है, क्या आप लोगों को लगता है कि वाकई में दलितों के उत्थान के लिए समाजवादी पार्टी काम कर रही है, या फिर इसके पीछे कोई मकसद बीएसपी को दिखाई दे रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी का इतिहास तो इनके जन्म से ही शुरू हो जाता है। इनका दलित प्रेम तभी से दिखाई देना शुरू हो गया था। सत्ता प्राप्ति के लिए इन्होंने मान्यवर कांशीराम जी से समझौता किया, सत्ता प्राप्ति की, दलितों पर अत्याचार किया, जिसके कारण वो गठबंधन टूटा। फिर उसके बाद हमारा लगातार इनसे वैचारिक विरोध रहा। बहुजन समाज पार्टी का और दलितों का समाजवादी पार्टी से हमेशा वैचारिक विरोध रहा। ठीक है। और जब 2017 के बाद से समाजवादी पार्टी का कोई वैचारिक स्टैंड बचा ही नहीं है। आज सपा प्रवक्ता पेरियार जी और अंबेडकर जी सबको बहुत महान बता रहे हैं, और यही समाजवादी पार्टी 2022 के पहले परशुराम जी की मूर्ति का अनावरण कर रही थी और माल्यार्पण कर रही थी, जिनके और परशुराम जी की जो विचारधारा थी और अंबेडकर जी और पेरियार जी की विचारधारा से कहीं कोई मेल ही नहीं था। तो इससे ये सिद्ध होता है कि समाजवादी पार्टी सत्ता प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकती है।
दूसरा, भाजपा प्रवक्ता जी ने अभी कहा कि हमने दलितों को ये निःशुल्क दिया, ये निःशुल्क दिया, ये निःशुल्क दिया। हम लोगों की लड़ाई निःशुल्क पाने की नहीं है। हम लोगों की लड़ाई दलितों को इस योग्य बनाने की, उनको निःशुल्क चीजों की आवश्यकता नहीं पड़े। कोई भी चीज भीख में नहीं चाहिए, हमको अपना अधिकार चाहिए। बहुजन समाज पार्टी केवल दलितों के हितों की और आर्थिक हितों की और सामाजिक हितों की, सामाजिक बराबरी की बात करती है। कोई चीज दान में या भीख में नहीं चाहिए। ठीक है प्रोफेसर रविकांत, क्या किसी दल के पास वो सोच दिखाई देती है जो गौरव रघुवंशी साहब कह रहे हैं कि किसी भी समाज को, या दलित समाज हो या किसी भी समाज को भीख नहीं चाहिए, खैरात में कोई चीज नहीं चाहिए, उसे आप इतना सशक्त बना दीजिए कि वो खुद कमा ले और इज्जत की जिंदगी जिए, लेकिन इस समाज को उस सिचुएशन तक ले जाने के लिए किसी दल के अंदर वो विजन दिखाई देता है क्या? देखिए, ये तो हमारे स्वाधीनता आंदोलन के दरमियान ये पूरी भावना पैदा हुई थी और उसी का परिणाम हम लोगों को दिखा कि भारत के संविधान में दलितों, आदिवासियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। और ये सवाल वो ठीक कहा कि ये उसका नहीं है कि आप राशन दे रहे हैं, कि आप शौचालय दे रहे हैं, कि आपने फ्री कनेक्शन दे दिया। आपने ये देखा क्या कि दोबारा गैस भरी गई, शौचालय में कितना घोटाला हुआ, या राशन मिल रहा है, राशन काहे से पकाएगा, कैसे वो खाएगा? ये सवाल तो है ही, लेकिन मैं इस पर नहीं आ रहा। मेरा सवाल ये है कि संविधान में जिस बात का प्रावधान हुआ कि दलितों का सशक्तिकरण हो, उनके भीतर स्वाभिमान पैदा हो और समाज में समता, न्याय और बंधुत्व स्थापित हो। सवाल बदलाव का है, बदले का नहीं है। अब जो आजादी के 75 साल के बाद अगर हम लोग लौट करके देखें तो एक समय था जब दलितों को आरक्षण भी मिल रहा था, उत्पीड़न भी हो रहा था, ये दोनों ही चीजें चल रही थी। ठीक है। बीच में बीएसपी का जब शासन आया तो उसमें दलितों का और उत्थान हुआ और विकास हुआ, लेकिन उत्पीड़न उस तरह से खत्म नहीं हुआ। बाद में जो पूरी हिंदुत्व की धारा निकल करके आई, इसने चीजों को उलट दिया। आरक्षण को लगभग खत्म कर दिया गया क्योंकि आपके पास सरकारी नौकरियां नहीं है। दूसरी तरफ एनसीआरबी का डेटा यह कहता है कि पिछली सरकारों की अपेक्षा 1.5 गुने ज्यादा दलितों पर उत्पीड़न हुआ। हाथरस में बेटी का रेप हुआ, उसके बाद क्या हुआ? इस सरकार का पूरा अमला अपराधियों के पक्ष में खड़ा हुआ था। योगी ने वादा किया कि हम उस परिवार को एक नौकरी देंगे और उनको मकान देंगे, लेकिन विधानसभा में उन्होंने ऐलान करके कहा कि मैंने कहा होगा लेकिन नहीं दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। ठीक है। दलित उनके लिए केवल वोट बैंक है। और रही बात कि इतिहास में क्या था, समाजवादी पार्टी पर इल्जाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इतिहास तो भारतीय जनता पार्टी का क्या रहा है? गुजरात में 70 के दशक में दलितों पर हमले हो रहे थे। इस समाज के तबके को सभी ने तो वोट बैंक ही समझा। कौन सी पार्टी इसे ऊपर लेकर के आई? 75 सालों में कोई पार्टी इसे ऊपर अगर लेकर के आती तो ये स्थिति दलितों की नहीं होती। देखिए, केवल दलित की बात नहीं है, हर जाति समुदाय राजनीतिक दलों की नजर में वो वोट बैंक है। सवाल ये है कि आप उस समाज को जोड़ने के लिए किस माध्यम का उपयोग कर रहे हैं? क्या उसके एजेंडे पर बात कर रहे हैं और एजेंडे